नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम अप्रैल महीने के दौरान आरबीआई की गाइडलाइंस की वजह से जो भी चेंजेज हुए हैं उन पे बेस्ड एमसीक्यू कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। एज पर आरबीआई रीसेंट गाइडलाइन द डिजिटल बैंकिंग business is in a bank is the sub-segment of existing which business? इन्फो IT, रिटेल, कमर्शियल बैंकिंग और होलसेल बैंकिंग। कहने का मतलब यह है कि डिजिटल बैंकिंग, अब आप जान रहे हैं ना कि आजकल डिजिटल बैंकिंग प्रीफर्ड बैंकिंग हो गई है और आरबीआई गवर्नमेंट क्या चाहती है कि इसकी अवेलेबिलिटी के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल फैसिलिटी मिलती रहे, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप करना चाहती है आरबीआई। तो बजट में शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को, एससीबी जो हमारी हैं, उनको 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स ओपन करने के लिए अनाउंस किया गया था। ये जो रिसेंट बजट आया था उसमें, इसके बाद में आरबीआई ने कुछ ऑपरेशनल गाइडलाइंस इशू की। ये जो यूनिट्स हैं किस तरह से काम करेंगे उसके लिए ऑपरेशनल गाइडलाइन इशू की। उस गाइडलाइन में दिया गया कि डिजिटल बैंकिंग जो सेगमेंट बनेगा वो रिटेल बैंकिंग का ही सब सेगमेंट बनेगा। ओके, यानी कि रिटेल बैंकिंग का ही पार्ट होगा। डिजिटल बैंकिंग का जो सेगमेंट बनेगा बैंकिंग बिजनेस का, वो रिटेल बैंकिंग के अंतर्गत ही आएगा। तो आंसर क्या आ गया इसका? रिटेल बैंकिंग। एज पर आरबीआई रिसेंट गाइडलाइंस द डिजिटल बैंकिंग बिजनेस इज इन ए बैंक इज ए सब सेगमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग रिटेल बैंकिंग बिजनेस। ओके, कुछ और गाइडलाइन इशू की, उस पर एक क्वेश्चन हमने लिया है। फॉर ओपनिंग डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स बाई शेड्यूल कमर्शियल बैंक विच इज करेक्ट। तो ये तीनों ऑप्शंस मैंने लिए हैं, आपको इससे क्लियर हो जाएगा क्या क्या गाइडलाइन आरबीआई ने इशू की थी। शेड्यूल कमर्शियल बैंक विद past digital banking experience are permitted to open digital banking unit in tier 1 to tier 6 centers without RBI approval। इनको कोई RBI अप्रूवल की जरूरत नहीं है। The digital banking unit of bank will be treated as banking outlet। ये banking outlet की तरह काम करेंगे। That is a fixed point service delivery unit manned by either bank staff or its business correspondent। या तो बैंक स्टाफ इसको मैनेज करेगा या बीसी इसको मैनेज करेगा। तीसरा, here services of acceptance of deposit, encashment of check, cash withdrawal, lending of money are provided for a minimum of 4 hours। कम से कम 4 घंटे और वीक में 5 दिन ये सर्विस देनी है, तब इसको डिजिटल बैंकिंग यूनिट माना जाएगा। तो ये ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर। ये सारी गाइडलाइंस हैं जो आरबीआई ने इशू की हैं। ओके, आंसर आ गया ऑल ऑफ द एबव। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। एज पर आरबीआई गाइडलाइंस ईच डिजिटल बैंकिंग यूनिट विल बी हेडेड बाय ए सीनियर एंड एक्सपीरियंस एग्जीक्यूटिव ऑफ द बैंक, प्रीफरेबली विच स्केल का, ये पूछा है कि किस स्केल का ऑफिसर होना चाहिए जो इसको हेड करेगा। स्केल दिस और एबव फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स और इक्विवेलेंट ग्रेड फॉर अदर बैंक्स who can designate him or her as a chief operating officer of डिजिटल बैंकिंग यूनिट। जो भी ऑफिशियल इसको हेड करेगा उसको चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का दर्जा दिया जाएगा और ये ऑफिसर स्केल 3 या उससे एबव का होना चाहिए। पब्लिक सेक्टर बैंकों में स्केल वाइज चलता है ना, आपको पता है, तो वो जो एग्जीक्यूटिव अपॉइंट होगा वो स्केल 3 एंड एबव होना चाहिए और दूसरी बैंकों में इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, उसी ग्रेड के इक्विवेलेंट। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। बैंक्स आर परमिटेड टू रिकॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज लेवल 1 हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट अंडर FAL-LCR। FAL-LCR क्या है? फैसिलिटी टू अवेल लिक्विडिटी अंडर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। LCR आप जानते हैं ना, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। हम जब कैलकुलेट करते हैं कि 30 दिन का जो आउटफ्लो है, बैंक जब परेशानी में आती है तो 30 दिन के आउटफ्लो के लिए बैंक के पास हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट होनी चाहिए। उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। विद इन द मैंडेटरी SLR रिक्वायरमेंट अप टू दिस % ऑफ देयर NDTL। देखिए, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमको हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स की जरूरत पड़ती है। तो बैंक्स आर परमिटेड टू रिकॉर्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ये हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट में कंसीडर कर सकते हैं अंडर FAL-LCR, फैसिलिटी टू अवेल लिक्विडिटी फॉर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो विद इन द मैंडेटरी SLR रिक्वायरमेंट अप टू हाउ मच %। पहले ये परसेंटेज हुआ करता था 15%, अभी इसको 15 की जगह कर दिया है 16%। यही क्वेश्चन पूछा गया है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनको हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट के फॉर्म में आप कंसीडर कर सकते हैं। FAL-LCR कंसीडर कैलकुलेट करने के लिए जो मैंडेटरी SLR रिक्वायरमेंट है उसके 16% तक, NDTL का 16% तक इसको कंसीडर किया जा सकता है। तो आंसर क्या आ गया आपका? 16%। पहले ये 15% हुआ करता था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है
एज पर आरबीआई गाइडलाइन फॉर बैंक ऑन ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट से रिलेटेड है। कौन सा इसमें से ऑप्शन करेक्ट है? मैंने क्वेश्चन इस तरह से बनाया है कि आपको पूरी गाइडलाइंस इसमें पता चल जाए। फर्स्ट देखिए, फॉर बोरोवर्स वेयर द एग्रीगेट एक्सपोजर ऑफ बैंकिंग सिस्टम इज लेस देन 5 करोड़, जिनका 5 करोड़ से कम का बैंकिंग एक्सपोजर है बोरोवर्स के लिए, बैंक उनके करंट अकाउंट ओपन कर सकती है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन सब्जेक्ट टू ऑब्टेनिंग एन अंडरटेकिंग फ्रॉम सच कस्टमर्स दैट दे शैल इन्फॉर्म द बैंक इफ and when the credit facility availed by them from the banking system becomes 5 crore or more। जैसे इनकी फैसिलिटी 5 करोड़ या उससे ज्यादा की हो जाएगी तो ये क्या कर सकते हैं, इनको बैंक को इन्फॉर्म करना है, ये कंडीशन है। 5 करोड़ से कम जिनकी बैंकिंग फैसिलिटी है, बोरोवर्स हैं, वो किसी भी बैंक में करंट अकाउंट खोल सकते हैं, परंतु उनको अंडरटेकिंग देनी होगी कि जैसे ही उनकी फैसिलिटी 5 करोड़ या उससे ज्यादा हो जाएगी वो बैंक को इन्फॉर्म करेंगे, पहली कंडीशन। दूसरी, वेयर द एग्रीगेट एक्सपोजर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इज 5 करोड़ और मोर, जिनका एक्सपोजर 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, बोरोवर्स कैन ओपन करंट अकाउंट विद एनी वन ऑफ द बैंक विद विच इट हैज ओडीसीसी, यानी कि 5 करोड़ या उससे ज्यादा है वो उन्हीं बैंकों के साथ में करंट अकाउंट खोल सकते हैं जहां पे उनका ओडीसीसी लिमिट है, प्रोवाइडेड दैट बैंक हैज एटलीस्ट 10% ऑफ द एग्रीगेट एक्सपोजर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम टू दैट बोरोवर। सब्जेक्ट टू ये कंडीशन है कि उनका बैंक के साथ में जो एक्सपोजर है 10%, दैट कम से कम 10% उनका ये होना चाहिए, एग्रीगेट एक्सपोजर होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, इन केस ऑफ बोरोवर्स वेयर एग्रीगेट एक्सपोजर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इज 50 करोड़ और मोर, बैंक शैल बी रिक्वायर्ड टू पुट इन प्लेस ए एस्क्रो मैकेनिज्म। जहां 50 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोजर है वहां पे बैंक को क्या करना है, एस्क्रो मैकेनिज्म को इंप्लीमेंट करना है। तो ये तीनों ऑप्शंस जो दिए हैं वो करेक्ट ऑप्शंस है। तो आंसर क्या आ गया आपका, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो ये करंट अकाउंट से रिलेटेड गाइडलाइन है जो मैंने आपको बताई है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, द एप्लीकेबल रिस्क वेट नीड टू बी कंसिडर्ड बाय द बैंक फॉर कैलकुलेटिंग कैपिटल फॉर ए हाउसिंग लोन ऑफ 100 लाख सैंक्शन अप टू 31/3/2023 एज। देखो, 1 करोड़ रुपए का हाउसिंग लोन किया 100 लैक्स का, कितना हाउसिंग लोन किया 100 लैक्स का, 100 लैक्स के हाउसिंग लोन पे पूछ रहे रिस्क वेट कितना होगा। तो देखिए 100 लैक्स के हाउसिंग लोन पे रिस्क वेट क्या होगा। अब आप जानते हैं 100 लैक्स का अगर हाउसिंग लोन है तो उस पर मार्जिन 20% से तो ज्यादा ही होगा, 20% से ज्यादा होगा। तो आप देख रहे हैं एलटीवी रेशियो जहां लेस देन 80% और इक्वल है, वहां पे रिस्क वेट आ गया आपका 35%। और देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि पहले ये जो टाइम फ्रेम था ये क्या था, एज पर द प्रीवियस गाइडलाइन इशू बाई October 20 आरबीआई हैज रेशनलाइज्ड रिस्क वेट ऑन ऑल हाउसिंग लोन सैंक्शन बाय द बैंक रिस्पेक्ट ऑन और आफ्टर 16 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2022 तक ये रेशनलाइज किया गया था। अभी इसको एक्सटेंड करके 31 मार्च 2023 तक कंटिन्यू कर दिया गया है। अभी इसको 31 मार्च 2023 तक कंटिन्यू कर दिया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया आपका, इस केस में आपका आंसर आ गया 35%। ओके, क्लियर है। अब ले रहे हैं हम अगला क्वेश्चन। रिसेंटली आरबीआई हैज डिसाइडेड टू चेंज हेल्ड टू मैच्योरिटी लिमिट 22% ऑफ एनडीटीएल फॉर स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एलिजिबल सिक्योरिटीज acquired between September 1, 2020 and 31st March 2020 until 31 March 2023। देखिए, recently RBI has decided to change held to maturity limit of 22%। देखिए अभी तक एचटीएम का मतलब क्या है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। एचटीएम का मतलब है हेल्ड टू मैच्योरिटी, यानी जिसको मैच्योरिटी तक आप रखेंगे। ये लिमिट थी पहले 22%, किसका, एनडीटीएल का। और किस पर्पज के लिए, एसएलआर के पर्पज के लिए। एसएलआर एलिजिबल सिक्योरिटीज एक्वायर्ड इस पीरियड से इस पीरियड के बीच में जो एक्वायर की है उसके लिए। अभी क्या किया है, जो सिक्योरिटी आप 1/4/2022 से 1/4/2022 से 31/3/2023 तक एक्वायर करेंगे, उसके लिए ये 22% की जगह कर दिया गया है 23%। क्लियर है बात। नेक्स्ट स्क्रीन पे देख लीजिए। देखिए जो 22% की आपकी लिमिट थी एनडीटीएल का एसएलआर के लिए, वो थी 1 सितंबर 2020 से 31 मार्च 2022 के बीच में जो सिक्योरिटी आपने खरीदी है। अभी 1 अप्रैल से 1/4/22 से 31/3/23 तक
जो भी सिक्योरिटी आपने परचेज की SLR पर्पज के लिए, उसके लिए ये लिमिट हो गई 23%। तो रिसेंटली RBI has decided to change held to maturity limit from 22% to 23% of NDTL for statutory liquidity ratio eligible securities acquired between this period। ये तो 22% थी और इस पीरियड से जो सिक्योरिटी खरीदेंगे उसके लिए हो गई 23%, 23%। अब देखिए ये जो 23% है इसको वापस रिस्टोर किया जाएगा 19.5% में फेज्ड मैनर में। अब 22% हो जाएगी 30 जून एज ऑन 30 जून, 21 हो जाएगी एज ऑन 30 सितंबर, 20% हो जाएगी एज ऑन 31 दिसंबर और 19.5 हो जाएगी 31 मार्च 2024 तक। तो ये 2023 में और ये हो जाएगी 2024 से। इस तरह से फेज्ड मैनर में इसको कम किया जाएगा। ओके, क्लियर है आंसर? तो ये आंसर आ गया आपका 23%। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हमारा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी से रिलेटेड है। RBI has introduced the standing deposit facility, an additional tool for absorbing liquidity without any collateral, which will replace fixed rate reverse repo as the floor of the LF corridor। अब आप इसको समझिए, देखिए SDF फैसिलिटी क्या होती है। SDF जो फैसिलिटी है एक तरह का ये डिपॉजिट है जो बैंकें ओवरनाइट के लिए RBI के साथ प्लेस करती हैं। ठीक है, जो SDF है इसको SLR के लिए कंसीडर किया जाता है। SDF को कंसीडर किया जाता है किसके लिए? SLR के लिए। SDF को कंसीडर किया जाता है SLR के लिए। RBI has introduced the standing deposit facility, an additional tool for absorbing liquidity without any collateral, which will replace fixed rate reverse repo as the floor of LAF corridor। देखिए SDF को SLR रिक्वायरमेंट के लिए कंसीडर किया जाता है, CRR के लिए कंसीडर नहीं किया जाता। पहले तो आप ये समझिए SDF क्या है। SDF एक तरह का डिपॉजिट है जो बैंक RBI के साथ ओवरनाइट के लिए रखती है। ये 2018 में RBI ने SDF की फैसिलिटी दी थी एक एडिशनल टूल के तौर पे, ताकि बैंकों को जरूरत पड़ने पर इस बैंकों से लिक्विडिटी एब्जॉर्ब की जा सके। अब देखो ये जो फिक्स रेट रिवर्स रेपो है इस पे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3.35% और SDF पे जो रेट है वो है 3.75%। ठीक है, तो RBI has introduced the standing deposit facility SDF, an additional tool for absorbing liquidity without any collateral, which will replace fixed rate reverse repo as the floor of liquidity adjustment facility। फ्लोर रेट के तौर पर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के लिए एडजस्टमेंट किए हैं। तो FRR जो है फिक्स रेट रिवर्स रेपो वो 3.35% था, उसकी जगह अब आ जाएगा SDF स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी और इस पर रेट है आपका 3.75%। तो किसको रिप्लेस किया है SDF ने? FRRR को, फिक्स रेट रिवर्स रेपो को। दूसरा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। RBI has recently announced institution of standing deposit facility at the rate of 3.75%। अभी मैंने बताया डिपॉजिट held by bank under SDF will be eligible to be classified under SLR requirement। CRR के लिए नहीं है, दोनों नाइदर SLR नॉर CRR भी नहीं है, इंक्रीमेंटल CRR भी नहीं है, SLR रिक्वायरमेंट के लिए इसको कंसीडर किया जाएगा। तो SDF को SLR रिक्वायरमेंट के लिए कंसीडर किया जाएगा और SDF पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3.75% और जो फिक्स रेट रिवर्स रेपो जो था जिसको ये रिप्लेस करेगा SDF उस पर रेट था 3.35%। मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, आंसर आ गया SLR रिक्वायरमेंट। अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10। Non-individual borrowers enjoying aggregate credit exposure of 5 crore and above and up to rupees 10 crore from bank and financial institutions shall be required to obtain LEI within। देखो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर आपको पता है ये 20 डिजिट का एक कोड होता है। अभी 50 करोड़ एंड अबव जिनका भी एक्सपोजर है उनके लिए तो ये मैंडेटरी है, वो कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन LEI के बगैर नहीं कर सकते। अभी RBI क्या कर रही है, इसको फेज्ड मैनर में 5 करोड़ एंड अबव के लिए लागू करने जा रही है। अब इसके लिए पूछा है 5 से 10 करोड़ के लिए इसका टाइमलाइन क्या है। मैंने एक स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर रहा हूं, देखिए 50 करोड़ एंड अबव पे तो है ही। अब 25 करोड़ एंड अबव के लिए ये हो जाएगा 30 अप्रैल 2023। 10 करोड़ से 25 करोड़ के लिए अबव 10 करोड़ एंड अप टू 25 करोड़ इट विल बी 30 अप्रैल 2024 एंड अबव 5 करोड़ एंड अबव एंड अप टू 10 करोड़ इट विल बी 30 अप्रैल 2025। तो यहां पूछा है 5 करोड़ एंड अबव एंड अप टू 10 करोड़, तो आंसर आ गया आपका बी, ऑन और बिफोर 30 अप्रैल 2025। अब देखिए LEI जो RBI ने दिया है 20 डिजिट का कोड, उसका पर्पज क्या है? ये जो जितने भी वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उनको अगर आइडेंटिफाई करना है, उनको अगर
आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए एलईआई नंबर से आसानी होती है उसको आइडेंटिफाई करने में। ये जो वर्ल्ड वाइड टेररिज्म होता है उसके लिए ये सारी एक्सरसाइज की जाती है ताकि किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आरबीआई आसानी से जो है ट्रेस कर सके, आइडेंटिफाई कर सके वर्ल्ड वाइड। ओके, तो पहले 50 करोड़ के लिए आप देखिए आरबीआई हर काम फेज वाइज करती है। जैसे आप समझिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले क्या किया, फास्टैग शुरू किया। फास्टैग पहले अलाउ किया कि आप कैश में भी दे सकते हैं, धीरे धीरे कैश बंद कर दिया, फिर पेनल्टी लगा दी। अभी आज की डेट में आप जाएंगे तो फास्टैग में आपको कैश अलाउ ही नहीं है, आपको फास्टैग के थ्रू ही टोल क्रॉस करना होगा। ऐसे ही एलईआई के लिए इन्होंने किया है, 50 करोड़ एंड अबव के लिए कर दिया, अब 25 करोड़ के लिए भी हो गया, 10 करोड़ के लिए भी होगा, 5 करोड़ एंड अबव के लिए भी हो जाएगा 30 अप्रैल 2025 से। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 21। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज रिसेंटली अप्रूव कंटिन्यूएशन ऑफ लेंडिंग अंडर द प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर पीएम स्वनिधि आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि बियॉन्ड मार्च 2022। देखिए पीएम स्वनिधि जो हमारी स्कीम है उसको दिसंबर 2024 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसको कंटिन्यू कर दिया है। ठीक है ना, इसमें 10,000 का लोन देते हैं, सेकंड फेज का भी लोन है, थर्ड फेज का भी लोन है। तो इस स्कीम को दिसंबर 2024 तक, दिसंबर 2024 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, विच इंडियन बैंक वाज इन यूज फॉर बीइंग द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू रेज $500 million 3-year syndicated loan linked to SOFR secured overnight finance। आपको पता है ना अभी नया ये रेट आ गया SOFR। ठीक है, तो कौन सी बैंक है जिसने SOFR पे लोन लिया है $500 million का? देखिए ये बैंक है, एक्सिस बैंक नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एचडीएफसी भी नहीं है और आईसीआईसीआई बैंक नहीं है। ये क्यों चर्चाओं में? ये चर्चाओं में इसलिए कि लोन लिया गया है आईएफएससी गिफ्ट सिटी से। आपको पता है ना आईएफएससी गिफ्ट सिटी जो है यहाँ पे ऑफशोर लोन्स दिए जा रहे हैं। पहले जो फॉरेन से लोन लेने पड़ते थे वो आईएफएससी गिफ्ट सिटी से मिल जाते हैं। तो और ये लोन है एसबीआई का सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट पे है। फर्स्ट लोन है जो एसओएफआर पे लिया गया है, इसलिए चर्चाओं में है। तो इसका आंसर क्या आ गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। करीब $500 मिलियन का है, 500 को 76 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब 3800 करोड़ रुपए का ये 3 ईयर का सिंडिकेटेड लोन है जो एसओएफआर पे लिया गया है। और खास बात ये है कि आईएफएससी गिफ्ट सिटी से लिया गया है। ठीक है ना, इसकी ब्रांच से रेज किया गया है। आईएफएससी गिफ्ट सिटी का मतलब आईएफएससी गिफ्ट सिटी ब्रांच से इसको रेज किया गया इस फंड्स को, इसलिए चर्चाओं में है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 13। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज recently won the Global Salient Model Bank Award under the category Payment System Transformation for building a best-in-class enterprises hub? देखो पहले तो Salient क्या है इसको समझिए। Salient क्या है? ये यूएसए की एक फर्म है जो लीडिंग फर्म है यूएसए की, जो रिसर्च और एडवाइजरी का काम करती है। Salient यूएसए की एक रिसर्च एंड एडवाइजरी फर्म है। ठीक है, अब ये अवार्ड किसको दिया जाता है? ये अवार्ड दिया जाता है बैंकों को जो टेक्नोलॉजी में बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाती हैं। तो ये सेलेंट मॉडल जो अवार्ड है बैंक्स को दिया जाता है, सेलेंट मॉडल बैंक अवार्ड। नाम तो बैंक से पता ही है, बैंक को दिया जाता है, परंतु कौन सी बैंकों को? जो टेक्नोलॉजी में बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करती हैं। अब इन्होंने क्या किया है, देखो ये बैंक है इंडसइंड बैंक। पहले तो आंसर समझ लिए, एचडीएफसी गलत है, आईसीआईसीआई गलत है, स्टेट बैंक गलत है, ये आंसर है इंडसइंड बैंक। अब इंडसइंड बैंक की क्लाउड बेस्ड जो सेंट्रल पेमेंट हब इन्होंने क्रिएट किया है उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, सेलेंट मॉडल बैंक अवार्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज रिसेंटली वन द ग्लोबल सेलेंट मॉडल बैंक अवार्ड अंडर द कैटेगरी पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर बिल्डिंग ए बेस्ट इन क्लास एंटरप्राइज पेमेंट हब? इन्होंने क्लाउड बेस्ड सेंट्रल पेमेंट हब क्रिएट किया है, उसके लिए यूएसए की सेलेंट जो फर्म है, रिसर्च और एडवाइजरी फर्म है, उन्होंने इनको सेलेंट मॉडल बैंक अवार्ड दिया है। ओके, तो आंसर आ गया आपका इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। एलन मस्क ने किस कंपनी को एक्वायर किया अभी $44 बिलियन में? और ये कंपनी तो आप सभी को पता है, ट्विटर है। तो इसमें ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ट्विटर को एक्वायर किया है एलन मस्क ने। एक्वायर किया है, एक्वायर करने वाले हैं, ये डील हो गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 ले रहे हैं, which state is going to establish Nandini Shira Samriddhi Cooperative Bank which will provide greater financial strength for the milk producers? वाह यार, अच्छी बात है। देखिए जो दूध उत्पादक हैं, मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं, उनके लिए, मिल्क प्रोड्यूसर्स जितने भी हैं
उनके लिए बैंक बनाया गया है कोऑपरेटिव बैंक। मिल्क प्रोड्यूसर्स के लिए उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के लिए बैंक बनाया गया है नंदिनी शीरा समृद्धि कोऑपरेटिव बैंक। और ये जितने भी मिल्क प्रोड्यूसर रहे हैं, किस स्टेट के लिए ये क्वेश्चन पूछा है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। बिकमिंग द ओनली स्टेट इन द कंट्री टू सेट अप एन एक्सक्लूसिव बैंक फॉर मिल्क प्रोड्यूसर्स। दूध उत्पादन जो करते हैं, दूध उत्पादन जो साउथ के हमारे फ्रेंड्स हैं उनके लिए मिल्क प्रोड्यूसर्स, इनके लिए कर्नाटका गवर्नमेंट एक बैंक खोला है कोऑपरेटिव बैंक, नंदिनी शीरा समृद्धि कोऑपरेटिव बैंक। यही क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के लिए कौन से स्टेट ने ये बैंक खोला है, तो ये स्टेट है हमारा कर्नाटका स्टेट। ओके, क्लियर है। और हम लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं इस वीडियो का। लंदन बेस्ड क्रिप्टो करेंसी लेंडर, लंदन बेस्ड एक क्रिप्टो करेंसी लेंडर है जिसने मास्टर कार्ड के साथ टाई अप किया है has joined hands with global payment company Mastercard to launch the world first crypto backed payment card। अब ये क्रिप्टो और मास्टरकार्ड मिलके क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड बना रहे हैं। ये कौन सा क्रिप्टो करेंसी लेंडर है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अनकॉइन, जेपे, कॉइनेक्स तीनों गलत हैं, नेक्सो इज द राइट आंसर। ओके, तो लंदन बेस्ड क्रिप्टो करेंसी लेंडर है नेक्सो, जिसने मास्टर कार्ड के साथ टाई अप किया है और ये एक क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड बनाने का प्लान कर रहे हैं, उसके लिए इन्होंने टाई अप किया है। ओके, तो दोस्तों ये 16 क्वेश्चन है जो हमने इसमें कवर किए हैं, पार्ट 1 में कवर किए हैं। पार्ट 2 में भी आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये अप्रैल 2022 के दौरान आरबीआई की गाइडलाइंस में जो भी चेंज हुआ है उसकी वजह से बैंकिंग में जो जो चेंजेस हुए हैं उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन हमने इसमें लिए हैं। आई होप कि इस वीडियो का कंटेंट आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।